जो बच्चे हमारे जेई और नीट के लिए तैयार किए जा रहे हैं बाय अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो बच्चे 2-2 साल से ड्रॉप भी हैं, फॉर्म भरते हैं और बेसिक नॉलेज भी नहीं होती उस सब्जेक्ट की। बेसिक अगर हम टीचरों की भी चेकिंग करें तो टीचरों को भी हम देखेंगे कि उनको भी सब्जेक्ट की इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन चूंकि J&K बोर्ड में इन्हीं लेक्चररों ने जाके, जिनका इंटरेस्ट ही नहीं हमारे स्कूलों में पढ़ाई हो, क्योंकि उनको पता है हमारे बच्चे तो शाम को कहीं ना कहीं पढ़ ही लेंगे और रिजल्ट हम ठोक देंगे, वो हमने डमी स्कूल चलाने हैं। क्योंकि अगर आपने सोच समझ के काम किया होता तो आज कोचिंग सेंटर आते ही नहीं। मैं अकेली लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैंने अपने टीचरों को उस टाइम भेजा, मैं जाकर चेक करो। उस टाइम मेरे सामने क्या चीज़ सामने आई, J&K बोर्ड ऑफ स्कूल सिलेबस बनाता है, ठीक, वो सिलेबस में उन्हीं टीचरों को लगाता है जो टीचर पढ़ा ही नहीं रहे हैं लगभग, या जिनको ग्राउंड पे कनेक्टिविटी नहीं है। प्रैक्टिकल फाइल 150 रुपये की जो प्रिंट होती है, 70 रुपये की होलसेल में मिलती है, 50 रुपया एक लेक्चरर को कमीशन मिलती है। अब देखो J&K बोर्ड अगर सिलेबस बना रहा है, NCERT रेफर ही नहीं किया, लेक्चरर से लिया और लेक्चरर से लेके उसने डाल दिया और लेक्चर ने देखा नहीं NCERT में क्या सिलेबस है, जेई का सिलेबस, बोर्ड्स का सिलेबस और CBSE का सिंक ही नहीं है, प्रैक्टिकल सिंक नहीं है, और ये गैप ढूंढ लेते हैं और फिर वो 90-90 लाख रुपए लेते हैं। और पेरेंट की वो जो फेयर ऑफ मिसिंग आउट है ना, वो भीड़ इकट्ठी करता है। नमस्कार, हमारे स्पेशल पॉडकास्ट जो हम भारत के एजुकेशन सिस्टम को समझने और सुधारने के लिए करते हैं, आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज के अंक में हमारे इस पॉडकास्ट के। तो जैसे हम देख पा रहे हैं, देखिए क्या है कि नीट और जेई, इसका इतना ज़्यादा ब्रांडिंग किया गया है इन दो चीज़ों का कि एक माता पिता या एक जो बच्चा है वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरे को क्या दिशा लेनी है और मैं किस दिशा से उसको अटेन कर पाऊँ। सीट्स कम है, देखिए आबादी का रेशो, डिमांड इज टू सप्लाई का रेशो जो है वो स्क्यूड पूरे हर सर्विसेज में है भारत की। तो अगर हम एजुकेशन में भी देखेंगे, हमारे यहाँ एजुकेशन में भी नीट और जेई की सीट्स कम है, लेकिन जो लोग हैं जो चाहते हैं लोग कि हम वो कर पाएँ, वो लोग बहुत ही ज़्यादा है। इस माहौल के कारण एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई है। इस स्थिति में हम देख पा रहे हैं कि कुछ ब्रांड्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में एक कॉरपोरेट तरीके से मशरूम हो रहे हैं पूरे भारत में, और एक तरीके से जो एक आम आदमी का, एक मेहनतकश आदमी का पैसा है वो अपनी तरफ खींचे जा रहे हैं। आज की इस स्पेशल चर्चा में स्वागत करूंगा मैं श्री शिवांग सत्य गुप्ता जी, जो SP एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन है और SP स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम के इन्वेंटर भी है। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच रवीश, आप बुलाते रहते हैं मुझे और मैं भी खुल के बात करता हूँ। जी बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल पॉइंट पे ही आया, मैंने शुरू ही किया। मेरे मन में सवाल था ये कि इसका अंत क्या होगा। इसका अंत ये होगा, इतने जो खुल रहे हैं, इसका अंत ये होगा कि जिस एटीट्यूड के बारे में ना हम बहुत मेहनत करते हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, वो बहुत बुरी तरह डैमेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। किसका? यंग जनरेशन का। क्या एटीट्यूड डैमेज हुआ? हम इसको सम अप कर दें, ये दोनों फील्डें साइंस को बिलोंग करती हैं। एक साइंस जो लिविंग की तरफ चली जाती है, एक साइंस जो सब्सटेंस और मैटर की तरफ चली जाती है। बिफोर दीज एग्जाम्स वर सेंट्रलाइज्ड, तो पॉकेट्स में कुछ लोग सपोर्ट करते थे, इसको एज अ अग्रेसिव प्रोफेशन नहीं लेते थे, इसको एज ए पढ़ाने को एज ए कॉम्पिटिशन नहीं लिया जाता कि पढ़ाना एक कॉम्पिटिशन है, एक शौक है, एक डिज़ायर है कि मैंने तैयार करना है। मुझे पता है कि ड्यूटी भी कह सकते हैं, ड्यूटी भी थी, खुशी, ड्यूटी बाउंड। आप कश्मीरी पंडित बेटर समझ सकते हो कि कश्मीरी पंडित आज भी अगर आप जाओगे टीचर आप देखोगे ना, तो सारे कश्मीरी पंडित टीचर ट्यूशन मॉन्गरिंग नहीं करते, दे आर हैप्पी विद देयर सैलरीज। और आज अगर हम उसको एलेबोरेट करें, क्या होता है रवि, जब किसी चीज़ में पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है, फाइनेंशियल, तो क्राइम होते हैं, साइलेंट क्राइम्स होते हैं। अंग्रेजों ने भारत में आके क्राइम क्यों किए? हम पे पैसा चाहिए था, फाइनेंशियल कंसिडरेशन थी। मुगल यहाँ पे क्या करने आए? फाइनेंशियल कंसिडरेशन थी। तो जब एजुकेशन में टू मच ऑफ फाइनेंशियल कंसिडरेशन है अनचेक्ड आ जाती हैं, तो क्राइम का एक किस्म का साइलेंट क्राइम होता है, जिसको बड़ी देर के बाद पता लगता है यार ये तो जुल्म हुआ है। आज जुल्म मैं बताता हूँ कैसे हुआ। हमें कितने डॉक्टर्स पर ईयर चाहिए, उस हिसाब से मेडिकल कॉलेज हमारे सामने आते हैं। सामने आ चुका है सबके सामने, गूगल का थैंक यू, अब ChatGPT का थैंक यू, लेकिन वो सर्च करने के लिए एक लाइन डालनी है, हाउ मच डॉक्टर इंडिया रिक्वायर्स पर थाउजेंड वी नीड अ 1 डॉक्टर। हमारे पास ऑलरेडी 800 पर 800 कुछ पे एक डॉक्टर आ चुका है, और कुछ सालों में ये रेशो और डाउन हो जाएगी। इसका मतलब हमें वो डॉक्टरों की जरूरत अभी नहीं है, खाली जो आ रहे हैं मिनिमम वो आए। अब डॉक्टर को बनाने के लिए 12वीं के बच्चे को चेक करना है जिसकी उम्र 17-18 साल है, उसका नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस चेक करना है ना, कितना करना है? 17-18 साल का। लेकिन जब कंपटीशन बढ़ाते जाएंगे, इनपुट मतलब आप लोग 17-18 लाख लोगों को एक्साइट कर रहे हो,
डॉक्टर बनने के लिए, और वो डॉक्टर जिसके लिए ना हॉस्पिटल भी रिक्वायर्ड है हमारे पास, इतने डॉक्टर बाहर आ रहे हैं, वो या तो ना कि वो बच्चे नॉलेज ले पा रहे हैं उतनी, तो नॉलेज बैंक क्रिएट हो रहा है। जो बच्चे हमारे जेई और नीट के लिए तैयार किए जा रहे हैं बाय अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो बच्चे दो दो साल से ड्रॉप भी हैं, फॉर्म भरते हैं और बेसिक नॉलेज भी नहीं होती उस सब्जेक्ट की, बेसिक। अगर हम टीचरों की भी चेकिंग करें तो टीचरों को भी हम देखेंगे कि उनको भी सब्जेक्ट की इतनी नॉलेज नहीं है। खाली वो क्या करते हैं, अब तो यूट्यूब की उनके पास अवेलेबिलिटी होगी, किसी का लेक्चर चेक किया, 2 लफ्ज़ सुनाए, और बच्चा चूंकि टीनेजर है तो वो क्या करता है, उसको एक मौका मिल जाता है घर से दूर जाने का, एक जगह टिक के बैठने की बजाय हो जाता है। तो ज़्यादातर हमने ये नोटिस किया, क्योंकि इसके लिए तो सिंपल सी बात है, कोई भी यूनिवर्सिटी का टीचर बैठे 10-20 लोगों का सैम्पल टेस्ट करे, पता लग जाएगा कि 23 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। बॉटम क्या है, मतलब जब आप परफॉर्मेंस देखते हो, बॉटम देखते हो ना एवरेज निकालने के लिए, अगर बॉटम 720 नंबरों में से चला गया है 1700, तो अब उसका नॉलेज बैंक गया। ये तो बोर्ड की परफॉर्मेंस से भी नीचे चला गया, जिसमें हम कोचिंग कर रहे हैं सीधे। तो मेरा ये आप लोगों को और इन जो लोग ये सुनने के कहना है, साइंस की नॉलेज बढ़ाना जरूरी है देश की ग्रोथ के लिए, पूरे ग्लोब के लिए, कि साइंस एडवांस हो हमारी। और वो कौन लेके जाएगा, जो बच्चे इंथुजियास्टिक होंगे, रिसर्च में स्ट्रक्चर्ड होंगे। स्ट्रक्चर डॉक्टर तभी बोलते हैं ना, फर्स्ट स्टेप टू रिसर्च इज डॉक्टर बन जाना। जो स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, जिन्होंने तैयार किया होगा, जो थके होंगे, एक्साइटेड होंगे, और जो इन जैसे इंस्टीट्यूशनों से आएंगे जिनका स्ट्रक्चर नहीं। अब आपको मैं बताता हूँ फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अगर किसी ने भी 11वीं-12वीं के बच्चे को पढ़ाना हो, गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं खोल देती? 100 कुछ स्कूल हैं जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आपको 20-25 कनाल जगह चाहिए। अगर एक जगह 1 लाख रुपया कनाल भी आती है, 20-25 लाख की जगह चाहिए, फिर आपको एनओसी चाहिए, फिर आपको कंप्लाइंसें चाहिए, फिर आपने एमएससी बीएड के लोग ढूंढने हैं, ठीक है ना, उनको इकट्ठा करना है, फिर उनको आपने सैलरी देनी है। ये सारे प्रोसेस में ये कैपिटल एक्सटेंसिव है, और फिर भी गारंटी नहीं है कि आपको स्टूडेंट आएगा। लेकिन और फिर भी फीस कितनी लेनी है, वो भी फी फिक्सेशन कमेटी से अप्रूवल लेना है। तो बच्चे जो हैं वो वहाँ जाके पढ़ना पसंद करते हैं, और वहाँ पढ़ाई भी होती है। लेकिन एक डिस्टॉर्शन आता है, हम तो 11th-12th पढ़ाते हैं, जेई की तैयारी कराते हैं। भाई जेई का सक्सेस रेट आपको पता नहीं है, अच्छा तैयारी कराते हैं, ओके, बीटेक लड़का पकड़ा जिसने फिजिक्स पूरी पढ़ी नहीं है, ना केमिस्ट्री उसने बीएससी एमएससी की है, बुरा नहीं है, करा सकता है, बट 3-4 साल उसको लगते हैं पूरे सिलेबस को तैयार करने, 3-4 साल लगते हैं। गलत नहीं, हम कहते हैं करा सकते हैं, बीटेक एमटेक, लेकिन पढ़ाई नहीं, हम एड पार हम उसको एड पार मानते हैं। साइंस तो पढ़ी है ना उसने 12वीं तक, लेकिन जो क्या चाहिए वो समझना आपने, क्या चाहिए है। अब उसने ना बिल्डिंग लेनी है, ना एमएससी लेनी, कुछ नहीं, ना अपनी उसको कोई अकाउंटेबिलिटी है। उसने एक 4 कमरे की बिल्डिंग लेनी है, एक नॉर्मल सी कोई एनओसी इन्होंने खुद ही डिजाइन कराई है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से, नकली सी, इनको फॉर्मलाइज करने के लिए, हाँ कर ली। अब उस कमरे में उसका जो टिकट साइज है सर्विस का, वो है लाख रुपया। 2 बच्चे भी आ जाए, 3 भी आ जाए, उसका ब्रेक इवन हो गया, ब्रेक इवन हो गया। तो वो क्या चाहेगा कि मैं नहीं करूं ये काम, बिल्कुल। वो अच्छा तू कर रहा मैं भी कर लेता हूँ। जैसे मोमो की रेडियां लगा दी, बाद में पता लग रहा है ना कि मोमो की रेडियो में सप्लाई कहाँ से आ रही है। इसी तरह इनके बुक पब्लिकेशन वाले भी आ गए, इसी तरह XYZ भी आ गए, बुक्स वालों ने अपना अपना सिस्टम शुरू कर दिया। आज क्या हुआ, कुछ बच्चे मेरे प्रैक्टिकल देने गए हुए थे, 2 टीचरों को मुझे फ़ोन आ गया, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, कि सर आपके बच्चों ने मोर साल्ट के साथ पोटाश अलम का प्रैक्टिकल लिखा है। मैंने अपने टीचरों को एक्सप्लेनेशन कॉल किया, मैंने कहा तुमने कहाँ से कहा था? सर हमने NCERT से उठाया। NCERT की वेबसाइट पे कैटेगराइज्ड इन्होंने प्रैक्टिकल नोटबुक पब्लिश की हुई है, NCERT पब्लिश्ड, उसमें उन्हें पोटाश अलम और मोर साल्ट का सेम प्रैक्टिकल रखा है और कहा ये कॉमन प्रैक्टिकल है। लेकिन चूंकि JNK बोर्ड में इन्हीं लेक्चर उन्होंने जाके, जिनका इंटरेस्ट ही नहीं हमारे स्कूलों में पढ़ाई हो, क्योंकि उनको पता है हमारे बच्चे तो शाम को कहीं ना कहीं पढ़ ही लेंगे और रिजल्ट हम ठोक देंगे, वो हमने डमी स्कूल चलाने हैं। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना ही जो बात मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, मुझे फ़ोन पे क्या बोलती हैं, आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा जी आपको क्या काम है? जी आप प्रिंसिपल बोल रहे हैं? मैं जी मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, आप बताइए आपको काम क्या है? नहीं जी आपके बच्चे हमारे पास आए थे, उन्होंने केमिस्ट्री में मोर साल्ट और पोटाश अलम को एक जगह रखा हुआ है। मैंने कहा आप चाहते क्या है? कहते जी हम चाहते हैं आपका ये है वो है, जैसे होता है क्रिटिक करने की कोशिश की। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा यार देखो हम लोग स्कूलिंग को इम्प्रूव करने के लिए लगे, मुझे आपसे कोई सुख नहीं है, क्योंकि अगर आपने सोच समझ के काम किया होता तो आज कोचिंग सेंटर आते ही नहीं। मैं अकेली लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैंने अपने टीचरों को उस टाइम भेजा, मैं जाकर चेक करो। उस टाइम मेरे सामने क्या चीज़ सामने आई, JNK बोर्ड ऑफ स्कूल का सिलेबस बनाता है, ठीक, वो सिलेबस में उन्हीं टीचरों को लगाता है जो टीचर पढ़ा ही नहीं रहे हैं लगभग, या जिनको ग्राउंड पे कनेक्टिविटी नहीं है। 11th का प्रैक्टिकल 12th में, 12th का प्रैक्टिकल 11th में। किसने बोल दिया कनेक्शन इन सीरीज एंड कनेक्शन इन पैरेलल होते हैं ना, पैरेलल का प्रैक्टिकल का सीरीज का उड़ा दिया, थ्योरी में दोनों रखे।
तो वो मुझे कहती है कि आपके जो प्रैक्टिकल आपने लिखी हैं वो में आपने पोटेंशियल में एक जगह लिखा हुआ है तो वो गलत है। मैंने कहा मैडम वो प्रैक्टिकल जो लिखा गया ना वो एनसीईआरटी से लिया गया है। आप जे&के बोर्ड से पब्लिश्ड या आपके ग्लव इन हैंड होती हैं जहाँ पे निरिंद्रा और ये 2 ब्रांड है एक हमारे यहाँ पे जो लोकली बनाते हैं वो 100, मैंने उस दिन पहले भी सीरीज की थी, प्रैक्टिकल फाइल 150 रुपये की जो प्रिंट होती है 70 रुपये की ये होलसेल में मिलती है, 50 रुपया एक लेक्चरर को कमीशन मिलती है। तो मुझे कह रहे थे वो रिकमेंड करें। मैंने कहा मैं बहुत एडवांस हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे एनसीईआरटी रिकमेंड होगी और एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज़ होगी। अब देखो जे&के बोर्ड अगर सिलेबस बना रहा है एनसीईआरटी रेफर ही नहीं किया, लेक्चरर से लिया और लेक्चरर से लेके उसने डाल दिया और लेक्चर ने देखा नहीं एनसीईआरटी में क्या सिलेबस है। दिस इज व्हाट इज वाई दिस, ये जो गैप्स है ना इसको एक्सप्लॉइट कौन करेगा? कोचिंग सेंटर वाला। नीट का सिलेबस, जेई का सिलेबस, बोर्ड्स का सिलेबस और सीबीएसई का सिंक ही नहीं है, प्रैक्टिकल सिंक नहीं है और ये गैप ढूंढ लेते हैं और फिर वो 90-90 लाख रुपए लेते हैं और पेरेंट की वो जो फेयर ऑफ मिसिंग आउट है ना वो भीड़ इकट्ठी करता है। तो कोई स्ट्रांग पावरफुल आदमी आए, जैसे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा नो सोशल मीडिया, आज हम स्ट्रांग हैं, आगे भी स्ट्रांग होंगे। हमने अपनी मेहनत करके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, 5-6 हज़ार बच्चों के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। ऐसे नहीं ना क्रिएट हुआ, मेरे 28 साल लगे, विजन लगा और मैंने उनको विजनों को, मेरा पर्सनल नहीं है, मैं नहीं लूँगा क्रेडिट, वो विजन आया उन बुक्स में से जो बुक्स बोल रही थी मैं पढ़ो, वो विजन आया एक पूरे इंडिया के फिलॉसफी से, वो राठौर साहब से आया जो बोर्ड के चेयरमैन थे जिन्होंने CCE लाया। एनईपी से अच्छी स्कीम थी वो, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन स्कीम, मैं 91 में देखी है, मेरे पास किताबें पढ़ी हैं। उसके पहले जो कमीशंस बनी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च हो रही इंडिया में, हमें फ़ौरन तो देखना ही नहीं ना, मेरी बात समझ में आई। लेकिन वो एजुकेशनल सेंस से आए, ये लोगों को पॉलिटिकल सेंस चाहिए, इनको डेमोक्रेटिक सेंस नहीं चाहिए, इनको ये नहीं देखना कि हम लेक्चर लगे हुए हैं, हम अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं। क्रिटिसिज्म। फिर मैंने अपने टीचरों को जुड़ाया और मैंने इंक्वायरी की, पता ये लगा कि फिजिक्स में जो वो कह रहे हैं, अब देखो बच्चे से क्या निकला, टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, और उसको जो वो कमेंट कर रहे हैं, जहाँ फाइट किसके साथ करना है, कोचिंग इंडस्ट्री के साथ, वो क्या कर रहे हैं कि ये बच्चा, हम डमी बच्चे को होने नहीं देते, ये सर्वाइव ही डमी पे कर रहे हैं। इस बार तो मैंने फैसला किया हुआ है, जिस स्कूल का रिजल्ट आएगा, अगर उस स्कूल के अंदर एक भी बच्चा डमी बैठा हुआ है, एक्सपोज करके रख दूंगा उनको। मेरा मीडिया में आने का मकसद ही ये था। और हमारी यहाँ जहाँ तक बात है, हम ऑलरेडी अपने आप को ट्रांसपेरेंटली पेश कर रहे हैं कि बच्चे को हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पढ़ा रहे हैं। 600-700 घंटे उसको एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते हैं, 500-600 से प्लस चले जाते हैं, पूरा उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। आज गवर्नमेंट ने कहा नया ऑर्डर आया, जो कमज़ोर बच्चे उनको ऑफलाइन ऑन दे के हम कराएंगे। तो ये जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, आपको ले लो। लेकिन जब आपके गैप्स ही क्रिएट होंगे तो पेरेंट्स तो एंग्जाइटी में बोलेगा ना मेरा घर बचे। स्टैम्पिड क्यों होती है? हर आदमी कहता है मैं बचूं, लाइन तोड़ूं। आज वो स्टैम्पिड होना शुरू हो गई है, इंटेलेक्चुअल स्टैम्पिड, और सफर कर रहा है बच्चा। बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस नहीं सिखा पा रहे हैं, बिकॉज ये लोग उसको कह रहे हैं हम तेरे को एडवांस सिखाएंगे। आज एक मैं यूट्यूब पे बात कर रहा था, छोटे बच्चे से उन्होंने वेक्टर की क्वांटिटीज ये वो सब सुना दिया। मैंने कहा मैं ठीक बोल रहा हूँ, छोटा बच्चा, आइंस्टाइन कह रहे जी आइंस्टाइन से ज़्यादा ब्रेन तेज होता है। मैंने कहा भैया मानता हूँ, बट आइंस्टाइन ने 8 साल तक तो छुप ही रहा था, वो 6 साल तक। जो मैं बोल रहा हूँ इसको पॉज किया जाए और बताया जाए। आइंस्टाइन का ब्रेन की एग्जांपल ली, आइंस्टाइन के ही ग्रोथ को डिकोड करते हैं साइंटिफिकली। आइंस्टाइन ने पहले कुछ साल बात ही नहीं की है, और जब उसने बोला कहता मैं सुन रहा था। बिकॉज छोटा बच्चा मेमोरी जल्दी कर सकता है, क्योंकि उस पर थॉट्स नहीं होते ज़्यादा, अंडरस्टैंडिंग स्लो होती है जब वो मैच्योर होता है। तो कुछ लोगों ने IITN में वही ड्रामा शुरू हो गया, बच्चे पकड़े हैं गंगा के घाट पे, उनको रटा दिए, वो फटाफट बोल रहे हैं। भाई अंडरस्टैंडिंग उसको स्लो होगी। या फिर आइंस्टाइन की एग्जांपल मत दे, क्योंकि आइंस्टाइन तो पहले कुछ महीनों तक तो बोले थे टफर था, एडिशन को बोलते थे वो तो कमज़ोर है, स्कूल में उठाना बंद कर दिया था। हर आदमी का बचपन जो होता है ना वो स्लो होता है, लेकिन उसके अंदर ग्रेस्पिंग पावर ज़्यादा होती है, मेमोरी उसकी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन जैसे वो 10-11 साल का होता है मेमोरी लॉस होते हैं उसको, और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है बाय मेमोरी। मेमोरी बहुत ज़रूरी है, तो डोंट कन्फ्यूज मेमोरी विद अंडरस्टैंडिंग। जो चीज़ें आपको बाय एज समझ आनी है उसके लिए मैच्योर होने दो। इन्होंने यही गलती की, इसे एक्यूज़ कर दिया। जो कंसेप्ट आगे आने चाहिए थे जब 20-21 साल की उम्र होती है, एक्यूज़ करते करते 14 साल की उम्र में ले आए। और ये जो कोचिंग सेंटर है ये उस स्टैम्पीड का फायदा उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं और स्टैम्पीड हो और हमें लाख रुपये मिलेगा, 4 कमरों में लाख रुपये मिल रहा है। कौन नहीं चाहेगा कोचिंग सेंटर बनाना? ये जो फंड मैनेजर ऊपर से इनको 200-200, 300-300 करोड़, 1000 करोड़ दे रहे हैं, ये भारत की नींव को खोदने के लिए दे रहे हैं कि भारत में इंटेलेक्ट ही खत्म हो जाए, साइंटिफिक टेम्परामेंट ही नहीं रहे। बच्चे का मतलब हो गया कि गिवन अ फार्मूला मैं सॉल्व करूं, फार्मूला वो क्रिएट ही नहीं करे अपने से, तो उसका ब्रेन थक गया हुआ है, उसमें इंतजाम नहीं रहा हुआ नई चीज़ें बनाने का।
तो आज आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब ये था कि ये जो जेई और नीट का है इसको इमीडिएटली रिव्यू करना पड़ेगा, नहीं तो 25-25 लाख हर साल बच्चे, 10 लाख जेई के नीट के लगभग सेम होते हैं, 35 लाख बच्चे लगभग पूरी साइंस स्ट्रीम, साइंस के अलावा बाकी सब कुछ कर रही है, क्योंकि प्रैक्टिकलों से दूर है, लेबोरेटरियों से दूर है, खेलने से दूर है, फ्रेश माइंड से दूर है, और रिजल्ट क्या होगा? इंडिया विल सफर, बिल्कुल भारत विल सफर, ग्लोब विल सफर। और फिर कौन आगे निकलेंगे? जो इनसे बाहर निकल गए होंगे, क्योंकि ये दो चीजें खराब कर रहे हैं, एक उसकी स्ट्रक्चर लर्निंग और दूसरा उसका एटीट्यूड। या तो किसी को एरोगेंट बना देते हैं या किसी को खुद ही बना देते हैं, उसको लगता है मैं ही दुनिया का आखिरी इंसान हूं जिसको सब कुछ आता है। किया क्या उसने? 9, 10, 11, 12 की साइंस को प्रैक्टिस कर करके अपनी स्पॉन्टेनिटी बढ़ाई है, क्रिएटिविटी बढ़ानी थी, स्पॉन्टेनिटी बढ़ानी थी। जो वो ख्वाहिश थी एडिसन के पास, साइंटिस्टों को डिकोड करें कि मुर्गी पे मैं बैठूंगा क्या मुझे अंडा मिलेगा, बोला था ना उसने अपनी माँ को, यही स्टोरी हमने पढ़ी थी छोटी क्लासेस में। एडिसन मुर्गी पे बैठ के अंडे पे बैठ गया कि मुर्गी बैठती है मम्मा अंडा हो जाता है, उसकी वो क्यूरियोसिटी थी ना एडिसन की। उसने कितने पेटेंट बनाए। हम अपने बच्चे की क्यूरियोसिटी तो खत्म ही कर रहे हैं। उसकी माँ उसको स्कूल भेज देती, डंडे उसको ट्यूशन भेज देती, ये उसको बना देते, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी याद करा देते, और वो हो जाता है एडिसन। फिर नहीं होता वो एडिसन। इसलिए क्या हो रहा है, जो बच्चे हमारे यहाँ से निकल रहे हैं ना, वो रिसर्च की तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, जिसने आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, लेट अस, तू मुझे बता, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की नॉलेज से कोडिंग में क्या हेल्प होती है? जिस लेवल पे हम आईआईटी दिल्ली में आईआईटी ब्रांच वाले को फिजिक्स केमिस्ट्री का मैथ का टेस्ट लेते हैं, उसकी बेसिक इंटेलिजेंस चेक होती है। वो तो सामसिडी के कम्प्लेक्स दे दो उसको, आप उसके कम्प्लेक्स पजल दे दो। साइंस की उस नॉलेज से आईटी वाले को क्या फायदा होता है? फिजिक्स वाले ने फिजिक्स उस लेवल पे फिजिक्स पढ़ने से कुछ हद तक जो हार्डवेयर का है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, की बात की है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि फिजिक्स से शायद उसका एनालिटिकल स्किल मैं फिर आगे एनालिटिकल स्किल्स तो पजल से भी आती है, हाँ, रीजनिंग से भी आती है। मुझे फिजिक्स को उस लेवल पे सीखने से, ऑल इंडिया रैंक 1 जेई लेने से, हाँ, कुछ नहीं है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, कोई डायरेक्ट वो इंटेलिजेंट बच्चा था, उसकी प्रोसेसिंग पावर तेज थी, जैसे उसने पजल सॉल्व करने थे वैसे उसने साइंस के रिलेशन कंसेप्ट्स को कोरिलेट कर पाया। शायद वो लड़का अगर जो टॉप कर रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, अगर वो टॉप कर रहा है नीट या जेई में अगर वो टॉप करता है, वो शायद बीएससी किसी अच्छी जगह पे करके, एमएससी करके, पीएचडी करके कुछ बहुत अच्छा कर लेता अगर फिजिक्स में रहता है। अगर वो और अगर उसमें रहता है। उसने कंप्यूटर साइंस में, उसने कोडिंग में जाना है, उसने कंप्यूटर्स के लिए लैंग्वेजेस बनानी है, तो उसका एक्सपोजर उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए ना। बिल्कुल, जो मशीन लैंग्वेजेस हैं, जो फंडामेंटल लैंग्वेजेस हैं, या जो प्रोसेसेस हैं जो लैंग्वेज क्रिएट करते हैं, बिल्कुल, जिन प्रोसेसेस के साथ नई लैंग्वेज क्रिएट होती है, उसका एक्सपोजर उसको देना चाहिए। 9 उसको थका देना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, वो इंटेलिजेंट आदमी वो तो कर ही लेगा ना। और जो टॉपर है, जो कुछ बहुत अच्छा कर देता साइंस में, मैं बात कोडिंग की उसको कर फिर रहा इस तरफ लेके जाना नहीं, मैं वही हाँ, बता रहा हूँ कोडिंग में उसको लेना है। अब अगर हमें लेना है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, तो उसके फिजिक्स को देखना है और उसमें वो चीजें इन्वॉल्व करनी है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम आती हैं। मैथ में वही टॉपिक्स होने चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग कि अगर आपने जो सवाल पूछते हो ना रवीश, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं। मेरे पास इसके लिए समुंदर है। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ ये जितना हो मेरे प्रोग्राम रिकॉर्ड हो जाए, कौन इसका बेनिफिट ले लो, क्रेडिट ले, मुझे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इंस्टीट्यूशन रन बाय अस आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग। हम ट्रेंड नहीं होंगे, हम ट्रुथ है। हम पॉपुलर नहीं होंगे, बट हम रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम डिस्टॉर्शन पैदा नहीं कर रहे। हम हर चीज़ स्ट्रक्चर तरीके से करते हैं, रूल्स में रह के एक सोल्जर की तरह ना सारे सिस्टम से फाइट करते हैं। नहीं तो अगर हमने एक्सप्लॉइट करना हो ना, जितने प्रोसेस हमारे पास है, हज़ारों करोड़ की फंडिंग लेके तो हमारे सिर पे लोग खड़े हैं। क्या आप तो सोल्यूशन ही कर चुके हो? 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट कर पा रहा हूँ एजुकेशन सेक्टर में। अगर आज की डेट में मुझे मौका मिल जाता ना, 1 करोड़ जॉब्स, एक बच्चे को पकड़ के प्लेस करा दूंगा पूरी दुनिया में। हमारी वो पूरा प्रोसेस रेडी है। वो किसकी देन है? हमारी उस क्रिएटिविटी की देन है, जो क्रिएटिविटी हमारी 28 साल से फ्रेश है, लेकिन ज़्यादा रहेगी नहीं ना। इसलिए जब आपने मुझे पूछा जेई मेंस के बारे में, सर आप इतना क्रिटिकल क्यों हो जाते हो, मैंने ये कहा कि जो बच्चे एच.सी. वर्मा की किताब पढ़ते हैं, वो एच.सी. वर्मा से नहीं पढ़ते, क्योंकि एच.सी. वर्मा फिजिक्स पढ़ाता है और कोचिंग सेंटर वाले फिजिक्स का डांस कराते हैं, शॉर्टकट बताते हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। उनको अगर फिजिक्स पसंद है तो उनको फिजिक्स के फंडामेंटल से शुरू होना है और ग्लोबली देखना है कि कहाँ पे किस चीज़ के बारे में क्या रिसर्च हो रही है, और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। और जो जेई और नीट के आपके क्वेश्चनिंग है ना, ये अननेसेसरी क्रिटिकल होती जा रही है, और बच्चे क्या हो रहे हैं, हारा हुआ महसूस करते हैं, फिर उम्मीदें ढूंढते हैं। ये वैसी है जैसे भारत की गरीबी दूर होनी थी 1971 में, जब जो इंदिरा गांधी ने बोला था गरीबी हटाओ, मेरी बात समझ में आई, और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना था। इलेक्शनें होती रहेंगी, बेनिफिशियरी होते रहेंगे, देश सफ़र करता रहेगा, और इसी तरह एजुकेशन इंप्रूव करने के नाम पे हम और ज़्यादा डिटोरेट हो गए। हमारे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स खत्म हो गए, जो हमारी शान थी। हमारे बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस वीक हो रही है। जर्नल स्टूडेंट 25 के 25 लाख बच्चों को बिठाया जाओ, और जहाँ जहाँ से ये लोग पढ़े हैं,
उन सभी टीचरों का टेस्ट लिया जाए, हम गारंटी देते हैं 70 से 80% टीचर भी 50% पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। और वो सारे के सारे टीचर जो इनसे पैसे ले रहे हैं वो 60 से 70 हज़ार रुपया ले रहे हैं साल का, जो एक स्ट्रक्चर स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं ले रही। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि जो यूनिवर्सिटी के टीचर है ना, वो अब छोड़ के कह रहे हैं जी हम जेई और नीट की तैयारी कराते हैं, क्योंकि जितने बच्चे क्लास में नहीं है उतने बच्चे इन्होंने इधर इकट्ठे कर लिए। और बाद में मिलेगा क्या, एक MBBS करने वाला स्टूडेंट, और बाकियों का क्या होगा पता नहीं। तो जिस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि बच्चे 12वीं में साइंस के बाद आर्ट्स ले रहे हैं, आर्ट्स के बाद फिर कंफ्यूज हो रहे हैं और फिर स्ट्रेस लेके बाबा बन रहे हैं IIT। ये उस एटीट्यूड की तरफ इशारा दे रहा है जो सिमरिंग शुरू हो चुकी है कि बच्चे जो हैं वो नेचुरली कंफ्यूज हो रहे हैं। और हमारा काम है बात करना, कितने लोगों पे असर होगा कितने में हमें पता नहीं, लेकिन हम खुश इस बात के होंगे कि हम वो माइनॉरिटी थे जो गलत के साथ नहीं थी, और ये बेशक मेजॉरिटी है, बट ये गलत है। जितने बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटी में बनाए, स्कूल बनाए, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से चले, कंप्लाइंसेस करें, चाइल्ड प्रोटेक्शन में जाएं, है ना, और ऑल इंडिया रैंक 1 भी दिखाएं, और जितने ऑल इंडिया रैंक खजल किए आपने वो भी दिखाएं। मेरी बात समझ में आई? डमी स्कूल ना लाएं, प्रॉपर तरीके से लाएं, जैसे हम लोग करने की कोशिश करें। और भी बड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है यार, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दुश्मन है, ये उस 80,000 करोड़ का दुश्मन है जो गवर्नमेंट बच्चों पे लगाना चाहती है, और ये उसको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। तो मुझे लगता है वी हैव एलैबोरेटेड वेल। अगर कोई सवाल हो किसी का तो मैं आके पूछ सकता है। जी जी बिल्कुल, जैसे आपने बहुत ही इंसाइटफुल तरीके से समझाया कि कैसे जो युवा है, युवा देश का भविष्य है, और इस अनस्ट्रक्चर्ड जो मशरूमिंग ऑफ कोचिंग सेंटर्स है, और ये जो एक स्टैम्पीड पैदा की जा रही है युवा के अंदर नीट और जेई के नाम पे, ये कैसे पूरे साइंस से लेके, मतलब ये देखिए, एक तो ये यूथ को ख़राब कर रही है, और ये टोटल जो एक्चुअली साइंस की ग्रोथ होगी देश में, जो एक आदमी अगर जेई में टॉप करता है तो उसकी असली जगह साइंस की रिसर्च में रहेगी, ना कि कंप्यूटर कोडिंग बनने में, कंप्यूटर इंजीनियर बनने में। तो मुझे लगता है कि सरकार अगर कंप्यूटर में अगर वो कंप्यूटर में रिसर्च करना चाहता है तो उसको फिजिक्स में टॉप मत कराओ ना। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, उसको फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी जो फ्रेश माइंड है, फ्रेश, उसको आप कंप्यूटर की आप डिकोड कर दो ना। कंप्यूटर की रिसर्च के लिए, कोडिंग लैंग्वेज बनाने के लिए, या चिप लेवल की सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए उसको, वो क्या चाहिए? ये वाला मैथ चाहिए या कोई और किस्म का मैथ चाहिए? ये वाली फिजिक्स चाहिए या कोई और किस्म की फिजिक्स चाहिए? या कोई कंप्यूटर की अपनी फिजिक्स चाहिए? जैसे आपने एस्ट्रोफिजिक्स बनाई, वैसे आपको नई किस्म की फिजिक्स निकालनी चाहिए, ब्रांच निकालनी चाहिए जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई हो। क्योंकि कंप्यूटर का जो ऑपरेशन है ना, देखिए, मैं इसको मेजरली अगर मानूंगा तो एनालिटिकल स्किल्स उसके, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसकी एबिलिटी, कि प्रॉब्लम और इमेजिनेशन, और उसको कैसे वो स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट से सॉल्व करता है। और ये ट्रेनिंग नहीं दिया, ये नेचुरल टैलेंट होता है, उसको पॉलिश किया जा सकता है। लेकिन जब एक बच्चे को हम लोग जेई का टॉपर बनाते हैं 300 से, वो मैथ की उन कॉम्प्लेक्सिस को करके तो आ जाता है। जो टॉपर है उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो एवरेज आदमी है ना, जिसने एग्जॉस्ट किया खुद को, एक आदमी ने बड़ा कन्वीनियंटली छक्का मारा और एक आदमी ने जोर लगा के मारा। जो कन्वीनियंटली छक्का मार रहा है ना फील्ड में, उसको दिक्कत नहीं है, वो 10 मारेगा, वो बास्केटबॉल भी खेले। लेकिन जिसने जोर लगा के मारा है, अगली बॉल पे आउट भी हो सकता है, वो या तो अपनी अगली बॉल पे फ्रैक्चर कराएगा, या वो और किसी गेम के लिए अब सीधा नहीं रहा, क्योंकि उसने जोर लगाया है, उसकी डिस्टॉर्शन क्रिएट हुई है। मेरा ये मानना है एजुकेशन और प्रोसेस ऑफ एजुकेशन हमेशा कन्वीनियंट, इजी और जो कंफर्टेबली इंसान से हो, ताकि क्रिएटिविटी कंप्रोमाइज ना हो जाए। जो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंसान का बेस्ट फीचर है क्रिएटिविटी, वो कंप्रोमाइज ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से जैसे हम देख पा रहे हैं कि सरकार के पास भी अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, और जो स्टैम्पीड सी फैल रही है नीट और जेई के नाम पे, इसको कंट्रोल करने के लिए उनको, मुझे लगता है, जल्दी से जल्दी कुछ कड़े कानून भी बनाने पड़ेंगे और कुछ संशोधन भी करने पड़ेंगे एजुकेशन पॉलिसी में, जिससे कि इस चीज़ में और ये भगदड़ सी जो है ये हमारे युवा के सामने ना रहे। तो मैं धन्यवाद करूंगा शिवांग जी हमसे जुड़ने के लिए आज, और सारी जनता से भी धन्यवाद करूंगा हमें सुनने के लिए। जय माता दी।